हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन टीम और आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख सुहेल, जो फुटबॉल को काफ़ी करीब से फॉलो भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त अगर जो सबसे ज़्यादा बारीक बीनी से फुटबॉल को अपडेट भी कर रहे हैं वो शाहरुख ही हैं। सो वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया फैजान, दावत देने का। और बड़ा अच्छा लगा कि आप भी पाकिस्तानी फुटबॉल को कवर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से और लोगों को आपकी तरह पाकिस्तानी फुटबॉल को इसकी ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अब क्योंकि कौमी टीम खेल रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है उसके बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बट आखिरकार अब एक्चुअल फुटबॉल की बात भी शुरू हो गई है। जी, जैसे हम बात कर रहे हैं इसी वक्त पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो इस वक्त रवाना हो चुकी है। और वो चार फोर नेशंस कप खेल रहे हैं मॉरिशस में। तो इस टूर्नामेंट को आप किस तरह देख रहे हैं, खास तौर पे इसके बाद हमने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का कप खेलना है, तो उसका उससे पहले इस टूर्नामेंट की अहमियत कितनी है आपके ख्याल से? तो ये जो टूर्नामेंट है ना, ये बेसिकली एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है, ये कंपेटिटिव टूर्नामेंट नहीं है। और ये ना फुटबॉल में बड़ा कॉमन एक तरीकाकार है मैचेस खेलने का, कि आप एक फ्रेंडली टूर्नामेंट अरेंज कर लेते हैं। ये जो अभी पाकिस्तान खेल भी रहा है, ये एक फीफा विंडो है जो 10 दिन के लिए चल रही होगी, जून की विंडो थी। इसमें मॉरिशस ने एक फ्रेंडली खेलना था, वो फ्रेंडली करते करते फिर उन्होंने केन्या को भी दावत दे दी, डिजबूटी को भी दे दी और पाकिस्तान को भी दे दी। तो इससे होता ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको एक एक्सपोजर भी मिलेगा, और जो असल मकसद है इस नेशन कप को खेलने का वो ये है कि सैफ चैंपियनशिप की अच्छी तैयारी हो जाए, और अल्टीमेटली जो इस साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होने हैं उसकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो इंटरनेशनल मैचेस अरेंज करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जरा सा मुश्किल होता है। तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें हम ऐसे ममालिक के साथ खेल रहे हैं जिनके साथ हम पहले नहीं खेले हुए, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर भी हो जाता है टीम के साथ। तो इस तरह का जो मौका होता है पाकिस्तान की टीम के पास भी, जो आया फोर नेशन कप के अंदर जाके खेलने के लिए। अब पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम ने पिछले 8 साल में बहुत मुश्किल से 9 मैचेस खेले हैं, और इस जून के महीने में, और अगर ये जो एनओसी का मसला हमारा चल रहा था अभी, जो इंडिया के साथ भी अभी चल रहा था, अभी सुनने में आ गया कि वो रिजॉल्व हो गया है, हमारी मीडिया ने भी आज मजीद उस पर रिपोर्टिंग की है। तो पाकिस्तान की कौमी टीम 6 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। तो अब इसका आप खुद अंदाजा लगा लें, एक टीम ने जब 8 साल में 9 खेले और एक महीने में 6 खेलने लगी है, तो उसमें कितना एक फर्क पड़ जाएगा। ओवरऑल ये जो फोर नेशन कप है ये बड़ा कंपेटिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अच्छी अफ्रीकन टीम्स खेल रही हैं। मोराशस और डिबूटी की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी केन्या की है, बट वो हमें अच्छा मुकाबला भी मिलेगा, और हमारी तैयारी जो होने जा रही है सैफ चैंपियनशिप के लिए वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं तो ये कहूंगा पिछले कम से कम पिछले 12 साल में हम किसी भी सैफ चैंपियनशिप में इतनी अच्छी तैयारी के साथ नहीं जा रहे होंगे। अच्छा, काफी सुनने वालों को पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं समझ फीफा रैंकिंग की। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये जो फ्रेंडलीज होते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है फीफा रैंकिंग पर, या सिर्फ competitive टूर्नामेंट्स का इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर आप वो एक्सप्लेन कर दें। जी जी, तो पाकिस्तान की जो कौमी रैंकिंग है इस वक्त इंटरनेशनल फीफा रैंकिंग्स में, और फीफा के तकरीबन 211 ममालिक हैं जो उनके साथ खेलते हैं, पाकिस्तान की 195 है। अब ये रैंकिंग को बहुत अच्छी तो नहीं है, देखा जाए तो हम आखिरी कुछ ममालिक में आते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी टीम इतनी बुरी है। हमारा मसला ये रहा है कि क्योंकि हम उतने मैचेस नहीं खेले बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, तो आज हम ये दिन देख रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान मैचेस खेल रहा है, पिछले दो भी हमने खेले हैं, वो हम जीत नहीं पाए थे, जो नेपाल के खिलाफ हुआ पिछले नवंबर में, और फिर मालदीव के खिलाफ हुआ अभी मार्च में। पर रैंकिंग्स जो है ना वो इम्प्रूव जरूर होती है फ्रेंडलीज खेलने के लिए। फीफा की एक ना एक्चुअल कैलकुलेशन है जो पब्लिकली भी अवेलेबल होती है, तो उसमें सर्टेन वेटेज होती है मैचेस की। तो अगर आप खेल रहे होंगे कंपेटिटिव मैचेस तो उनकी वेटेज ज्यादा है बनस्बत आपके फ्रेंडली मैचेस के। बट पॉइंट जरूर सारी चीज एक्यूमुलेट करते हैं, और वो भी जो आपकी कैलकुलेशन है वो ये भी देखती है कि जो आपके साथ टीम खेल रही है वो कितनी हायर रैंक है। तो अगर हम पाकिस्तान केन्या को हराता है बनस्बत मोरिशस के, उससे पाकिस्तान के पास ज्यादा रैंकिंग पॉइंट्स आएंगे और पाकिस्तान ऊपर ज्यादा जा सकेगा। तो रैंकिंग तो पाकिस्तान का फिलहाल इतना मसला नहीं है, क्योंकि रैंकिंग
तो बढ़ाने में सालों साल लग जाते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली मैचेस खेलने पड़ते हैं और वो मैचेस जीतने भी पड़ते हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान का जो टारगेट वो यही है कि एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि हमारी जो कौमी टीम के पास फिलहाल एक मसला था, एक अच्छा क्रॉप ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे लोकली भी और हमारे बैरूनी मुल्क में जो पाकिस्तानी मौजूद है उनको मिला के स्क्वाड अच्छा बन रहा था। बट खास तौर पे लोकल प्लेयर्स का एक्सपोजर का बहुत शदीद इशू था, और वो इतना गंभीर था कि पिछले कुछ मैचेस से पहले आपके मेजोरिटी प्लेयर्स ने कभी इंटरनेशनल फुटबॉल ही नहीं खेली थी। अभी भी स्क्वाड के अगर आप गिनती के 3-4 प्लेयर्स निकाल दें तो सारे स्क्वाड ने 2 ही इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं जो पिछले कुछ महीने में मिले हैं। तो ये 6 मैचेस बड़े जरूरी थे, क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉल का टेम्पो पेस और लोकल फुटबॉल में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि पहले 3 मैचेस में हमारे जो कोच शाद अनवर वो थोड़ा सा टीम में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। हो सकता है मोराशस और डिबूटी के खिलाफ हम जरा पाकिस्तान को जरा थोड़ा अटैकिंग फॉर्मेशन 4-3-3 जो पहले पाकिस्तान यूज करता रहे उस पर खेलते रहे। हो सकता है कि केन्या के खिलाफ जो एक बड़ा हायर रैंक अपोनेंट है और फिजिकली स्ट्रांग भी बहुत होगा, उसके खिलाफ पाकिस्तान एक जरा डिफेंसिव पॉस्चर या डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ है। अच्छा, ये सबसे पहले इसी टूर्नामेंट पर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो किनिया की रैंकिंग 102 है, मॉरिशस की 180 है, और जिबूती की है 193, और पाकिस्तान की 195। सो कंसिडरिंग के पाकिस्तान में टैलेंट है, हमें एक्सपोजर नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि हम मॉरिशस एंड जिबूती को हरा सकते हैं ये दो फ्रेंडलीज? तो आपकी क्या prediction? पाकिस्तान में टैलेंट जरूर है, बट मसला वही है कि वो पाकिस्तानी टैलेंट जो है ना वो एक सिस्टम और एक्सपोजर जो उसको चाहिए था वो नहीं मिल सका। उसकी वजह से हमें शदीद इशू आता है इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हुए। लेकिन हमने पिछले 2 मैचेस में भी देखा कि हमारे पास अच्छे झलकियां थी टैलेंट की। आखिरी मैच जो मालदीव के खिलाफ हुआ था मार्च में, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस मालदीव की साइड थी दूसरी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने अच्छा खेला था। और वो पूरा मैच भी अगर आप देखें तो जो हम 1-0 हारे थे वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि मैच में क्या हुआ था। पाकिस्तान ड्रॉ भी कर लेता है मैच तो बड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन होती। मोराशस और डिबूटी के खिलाफ आई थिंक पाकिस्तान का बहुत अच्छा मुकाबला होगा, और उस मार्च के मैच में भी अब जब हम स्क्वाड में देखते हैं तो बहुत अच्छी एडिशंस मजीद हो चुकी हैं जो आपको मैच भी पोटेंशियली जितवा सकती हैं। उसमें से एक नाम जो है वो है ओटिस खान, जो यहाँ पे यूके में लीग 2 में खेलते हैं क्रिकेट टाउन के लिए। ईसा सुलेमान भी हैं जो सेंटर बैक हैं, पहले इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर चुके हैं। साथ साथ आपके पास जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स हैं डेनमार्क में, हसन बशीर, यूसुफ पाठ, उनको भी इंक्लूड किया गया है। उनके साथ साथ अब्दुल्ला इकबाल भी हैं, अदनान मोहम्मद भी हैं डेनमार्क से। यूके से रईस नबी को इंक्लूड किया गया है। तो जो 9 ओवरसीज प्लेयर्स के कंटिजेंट है वो पाकिस्तान को एक एडिशनल क्वालिटी देगा। और मोराशस और डिबूटी के खिलाफ बड़ा कंपेटिटिव मैच होगा। ये कहना कि पाकिस्तान फेवरेट्स हैं क्योंकि हमारी टीम में उतना खेला नहीं, और जो ये अभी फॉर्मेशन भी ये जो टीम अभी खेल रही होगी ये भी पहले ही दफा ही सारे साथ खेल रहे होंगे, मतलब ऊपर नीचे होते नहीं सारे। तो आई थिंक कम्पेटिटिव होगा। हो सकता है पाकिस्तान मॉरिशस को हरा ले, क्योंकि मॉरिशस खुद भी कोई इतनी अच्छे फॉर्म में नहीं है। पिछले 8 मैचेस में जो है वो एक भी जीत नहीं पाए। और वो नेपाल से भी पिछले साल जो हमारा ही हमसाया लगता है साफ में, और जिनको हम भी नॉर्मली तो हरा लेते हैं, पिछले मैच में नहीं हरा सके, तो उससे ये अंदाजा होता है कि मॉरिशस के खिलाफ पाकिस्तान कुछ कर सकता है। लेकिन ये अफ्रीकन टीम्स बहुत फिजिकली स्ट्रांग भी होती हैं, और मॉरिशस खेल भी होम पे रहा, तो हो कुछ भी सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान से इस वक्त उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा अट्रैक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलेगा, पासिंग अच्छी करेगा और स्कोर लाइन्स को रिस्पेक्टेबल रखेगा। बाकी अब देखते हैं मैदान में क्या होता है। चले, सही है। अच्छा, एक और डिबेट आजकल जो चल रही है खासतौर पे ट्विटर पे, वो ये है कि ओवरसीज प्लेयर्स पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। एक तरफ आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट है उसको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं मिला, और उसके ऑपोजिट दूसरा आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि आप ओवरसीज प्लेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इन लोकल टैलेंट को निगलेक्ट कर रहे हो। तो इस सब सिनेरियो में आपका क्या इस पे तज्जिया है? आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज को टीम में खिलाना चाहिए, या बिल्कुल मेरिट पे जाना चाहिए, जो बेहतर हो उसे खेलना चाहिए? बिल्कुल, आपने मेरे आधे सवाल का तो जवाब खुद दे दिया, क्योंकि ये मुझे लगता है ये अब मुझे खुद 10-12 साल हो गए ये कहानी और ये आर्गुमेंट सुनते हुए, ओवरसीज लोकल्स ओवरसीज लोकल्स। ये है, ये डिबेट है ही नहीं ओवरसीज लोकल्स की। ये है कि देखें जी, सिलेक्शन मेरिट पे हो रही है। बेशक 25 के 25 प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर उनकी हदूद में पैदा हुए हों या पाकिस्तान से बाहर पैदा हों, ये क्यों मैटर करता है कि किसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है? आपको
इस बात से गरज होना चाहिए कि भाई वो अपनी पोजीशन में सबसे बेहतरीन प्लेयर है, वो उसको इंक्लूड किया जा रहा है। जब सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, 51 के सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक सारे पाकिस्तानी हैं, तो फिर तो जो फैसला है वो तो मेरिट या एबिलिटी भी होना चाहिए ना। और इस वक्त क्योंकि हमारे पास लोकल प्लेयर्स में भी इतना एक्सपोजर मौजूद नहीं था, और जो हमारे पास बेहतरीन प्लेयर्स थे लोकली वो सब इंक्लूड किए गए। अब्दुल्ला शाह को देख लें, महमूद खान को देख लें, मोहम्मद वहीद को देख लें, वलीद खान, आलमगीर, तो सब इंक्लूडेड है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई पाकिस्तान में भी ऐसा इंसान हो जिसको पाकिस्तानी फुटबॉल देखा हो या उस पर तबसरा किया हो या नजर रखी हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से मजीद कोई प्लेयर्स लाए जा सकते हैं। 19-20 का फर्क हमेशा रहता है, क्योंकि हर कोच की अपनी फिलॉसफी होती है, उसने किस तरह के प्लेयर्स को यूज करना है, किस तरह के सिस्टम को फिट करते हैं। बट मेरी अपनी साथी राय में भी मेरे हिसाब से इससे बेहतर टैलेंट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो इस वक्त कौमी टीम में खेल रहा है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने रिसेंटली देखी है जो शायद पहले नहीं हुई या बहुत कम हुई है फुटबॉल में। वो ये है कि फॉरेन कोचिंग पैनल में एनालिस्ट को इंक्लूड किया गया है, और असिस्टेंट कोच के पोजीशन पर भी टॉर्बिन वुड्स को रखा है। इनकी प्रोनाउंसिएशन शायद मैंने गलत ली हो, बट मेरा पॉइंट ये है कि पहली दफा टीम एनालिस्ट एक रखा गया है। तो इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं? क्रिकेट में तो हम काफी कॉमनली देखते ही हैं, बट पाकिस्तान फुटबॉल में ये थोड़ी सी एक नया स्टेप है। इसको, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी समझते हैं और इससे फायदा कितना होगा आपके ख्याल से? जी, ये एक बड़ी अशद जरूरत की चीज थी, और मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा टाइमली फैसला लिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने। पिछले कुछ अरसे में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के कौमी हेड कोचेस बैरूनी मुल्क से आए हैं। ब्राजीलियन कोच होसे एंटोनियो नगुएरा 2018 में मौजूद थे। उससे पहले मोहम्मद शमलान ऑफ बहरीन 2015 में तक थे। जवीसा मिलोसावल्जविच 2013 तक थे। तो फॉरेन कोचेस जरूर आते रहे, लेकिन जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आपके पास परफॉर्मेंस एनालिस्ट या एनालिसिस करने के लोग जो तबसरा करके दूसरी टीम को एनालाइज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा होता गया। तो बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान की कौमी टीम ने भी टॉर्पन को इंक्लूड कर लिया। और ये बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पे ऐसे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जिनके आप नहीं खिलाफ खेले हुए, और अमूमन आप इंसाइट जो है इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये एक बड़ा ही ब्रेड एंड बटर बन चुका है दुनिया के किसी भी आप ममालिक नेशनल टीम के साथ जाएं या क्लब फुटबॉल के अंदर जाएं। ये एक बड़ा अहम रोल होता है, और इससे होता ही है कि दूसरी टीम की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, अपने आप को फाइन ट्यून करना कि अच्छा आप उनकी वीकनेसेस को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। और क्योंकि फुटबॉल एक बड़ा हाई इंटेंसिटी गेम है और इसमें मार्जिन से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी न्यूट्रिशन डाइट एबिलिटी तो है ही है, और ये परफॉर्मेंस एनालिस्ट की चीजें होती हैं जिनमें मतलब 5-5%, 2-2% परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। और जब आप ये सारा कुछ सही तरीके से करते हैं, तो अमूमन ये फिर आपका फर्क बन जाता है मैच जीतने और हारने में। सही है। अच्छा, ये तो हमारे रिसेंट मैचेस की बात हो गई, और इसके बाद इंडिया में भी हमने सैफ कप खेलना है। उसमें भी हमें 3 मैचेस मिलेंगे, और वो काफ़ी, इनमें से एक मैच तो काफ़ी टफ है इंडिया के खिलाफ, एंड देन हमने आई थिंक कुवैत एंड नेपाल के खिलाफ खेलना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। तो उसमें भी मेरे ख्याल से ओपोनेंट्स तो काफ़ी इतने भी इजी नहीं है। बट आपके ख्याल से पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? क्या हम माजी के टूर्नामेंट से बेहतर परफॉर्म करेंगे? कोई अपसेट कर सकेंगे इस दफा? तो मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि फोर नेशंस का पसंद है, सैफ का पसंद नहीं है। क्योंकि सैफ कप में आपको वही हुआ है जो आपकी किस्मत में हमेशा लिखा होता है कि आपको सबसे मुश्किल ड्रॉ मिलता है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान को ग्रुप ऑफ डेथ मिल गया सैफ चैंपियनशिप का। इंडिया से ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके लिए कुवैत है। कुवैत की टीम की रैंकिंग इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो भी एक बैन वन आफ्टर द अदर पिछले कुछ सालों में फेस करते रहे हैं। बट कुवैत की टीम बहुत ज्यादा टफ है। उनको हराना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो उनको कंटेन ही किया जा सकता है एक डिफेंसिव फॉर्मेशन के साथ। इंडिया पाकिस्तान देखें, इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत आगे है, अब तो तकरीबन 100 रैंकिंग्स आगे है। बिल्कुल। पाकिस्तान सिर्फ उस मैदान पर उतर के मुकाबला इसलिए कर सकता है क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो वो फुटबॉल मैच तो है नहीं, वो तो बहुत हाई इमोशनल हाई इंटेंसिटी मैच होता है जो कहीं भी जा सकता है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि इंडिया की टीम आगे से आगे बढ़ते जा रही है और पाकिस्तान बस पीछे ही रह गया। पर क्योंकि ये मुकाबला बड़ा सनसनीखेज भी होता है, इसमें बहुत सारे हीरोज भी बनते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ सरप्राइज कर ले। और अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ रिजल्ट निकाल लिया, ड्रॉ निकाल लिया, विन निकाल लिया, जिसके चांसेस कम हैं,
तो फिर पाकिस्तान का पूरा टूर्नामेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब ये है कि एक चांस बन जाता है। पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान नेपाल को तो आराम से हरा सकता है, पर इंडिया को अगर हरा लिया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि वो ग्रुप से कैसे बाहर निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी चलते हैं। ये तो स्क्वाड के हमने देख लिए, प्लेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, बट जो मेन इशू है कि इलेक्शंस अभी तक नहीं करवाए गए पीएफएफ की तरफ से, एंड जो रजिस्ट्रेशन थी क्लब्स की, वो भी पूरा प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो ये कितना बड़ा चैलेंज है, और आपको क्या लगता है कि नियर फ्यूचर में ये जो मैंडेट मिला है इस कमिटी को फीफा की तरफ से, क्या वो अपना काम पूरा कर सकेंगी, या पास्ट की तरह फिर से कोई और पॉलिटिकल इसमें इंटरवेंशन होने का खदशा भी है? तो आप किस तरह देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हो तो कुछ भी सकता है, पर मेरा जो अपना जाती राय है, अगर आप देखें, मतलब ये कमेटी ने जब जो हारून मलिक एंड नॉर्मलाइजेशन कमेटी, क्योंकि एक से ज्यादा कमेटी रही है, इन लोगों ने जब पहले काम शुरू किया था 2021 में, तो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद एक फिजिकल टेक ओवर हो गया था, और उसकी वजह से 15 महीने जाया हो गए थे। तो लोग ये बात भूल जाते हैं कि अच्छा जी, बीच में 15 महीने तो उनके पास ना ऑफिस था, ना कुछ और था, ना एक्सेस था। तो अगर वो ना होता तो मेरे हिसाब से आज के दिन में पाकिस्तान में एक इलेक्टेड बॉडी मौजूद होती, जो पाकिस्तान की जरूरत जरूर है। अगले कुछ टाइम में मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन प्रोसेस, जो इस वक्त फेडरेशन ने भी अनाउंस किया चल रहा है, जिसमें क्लब लेवल स्क्रूटनी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रूटनी हो रही है, जिसमें वो अपनी क्लब लिस्ट को रिवाइज कर रहे हैं, तो आगे एलिजिबिलिटी अपनी मुकर्रर करेंगे वोट करने के लिए, तो वो अभी इस वक्त चल रहा है साथ साथ सिलसिला। मेरे हिसाब से कुछ टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी मजीद लीगल चैलेंजेस भी हैं, कुछ स्टे ऑर्डर्स भी मौजूद हैं इलेक्शन के खिलाफ। मेरे हिसाब से मैं इलेक्शन होते हुए जरूर देखता हूँ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनको होते हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत चीज जरूरी है एम्फेसाइज करना कि देखिए, इलेक्शंस और सारा कुछ चलता रहेगा, लेकिन अगर आप फुटबॉल को बंद कर दें और आप कहें कि जी कौमी टीम ना हो या बाकी चीजें ना चले, वो बहुत गलत है। दुनिया में कहीं भी फुटबॉल नहीं रुकता, फुटबॉल की एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आपका जो खेल है उसको तो जिंदा रखना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और एस्पेक्ट पे भी मैंने जाना है, वो ये है कि पाकिस्तान की ठीक है, क्लब्स की रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक प्रॉपर हमारा डोमेस्टिक सेटअप भी बिल्ड होगा, बट फ्यूचर में कोई इस तरह के प्लान्स पहले थोड़े बहुत आए थे, बट वो कभी मटेरियलाइज नहीं हो सके कि कोई प्रॉपर फुटबॉल लीग होगी पाकिस्तान की फ्रेंचाइज बेस्ड। तो उसका कितना अब इम्कान है, खास तौर पे जब अब काफी ज्यादा मीडिया में भी अटेंशन डेवलप हो रही है, फैंस की तरफ से भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, एंड फाइनली ये कमेटी भी काम कर रही है। तो उसके उस पर कोई काम रिसेंटली कोई अपडेट आई है आपके नज़र में? ऐसी कोई अगर अपडेट है तो वो शेयर करें। तो फ्रैंचाइज लीग जो है वो तो देखने बड़ा सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, उसके उसके बारे में मैंने काफी लिखा भी है, काफी बोला भी है, क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे पाकिस्तान में एक फ्रैंचाइज लीग के हक में नहीं हूँ। फ्रैंचाइज लीग एक बड़ा सेपरेट अगेन टॉपिक बन जाएगा, पर लीग पाकिस्तान में जरूर होनी चाहिए। वो एक पीछे का एक पूरी सिलसिला है डिस्कशन का कि उस लीग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए या उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। लीग होना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारी कौमी टीम है, जितने मर्जी आप बाहर से बैरूनी प्लेयर, आप बैरूनी पाकिस्तानी ले आए टीम के अंदर, जब तक हमारी अपनी लीग डेवलप नहीं होनी शुरू होगी, कुछ चलनी नहीं शुरू होगी, उसका मैार उस लेवल का नहीं होगा जो एक एशिया सतह पे होना चाहिए, और उसकी जो अंदर क्लब्स खेल रहे होंगे उनकी एक लाइसेंसिंग क्राइटेरिया होता है एएफसी कप का, वो नहीं मीट कर रहे होंगे, लीग 9 महीने नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान की कौमी टीम और ना आपके फुटबॉलर्स आगे मजीद डेवलप हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक दिन में हल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात है कि हर बंदे की राय है कि इसको किस तरह करना चाहिए। होते हुए मैं जरूर देखता हूँ, उसकी ज्यादातर वजूहत ये है कि फुटबॉल इस मुल्क में इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसको जो है इग्नोर करना नामुमकिन है। अब सिर्फ सवाल ये है कि अब वो लीग कब होती है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, नॉट इफ एनीमोर। चलें, एंड अब हम शो के थोड़े से आखिरी साइड पर चलते हैं, और आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि इस साल पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन का मैच भी है। सो फर्स्ट राउंड मैच है, हम मेरे ख्याल से कोई 20 साल से शायद वो मैच नहीं जीते। लास्ट टाइम शायद हम 2005 में जीते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी।
सो आपको क्या लगता है कि इस प्रैक्टिस के बाद, और अगर हम इसमें कोई एक दो मैचेस जीत जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम जिस ग्रुप में हैं उसमें हमारा कोई चांस है सेकंड राउंड में जाने का? तो पाकिस्तान की कौमी टीम जो है 89 की दिहाई से लगी हुई है मुकाबला करने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। और अब इस बात को तकरीबन 34 34 साल हो गए हैं और हम आज तक मैच नहीं जीते। हम एशिया के वाहिद ममालिक हैं आउट ऑफ 46 जो कभी एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं जीते। तो वो जो है हमारे ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान भी है कि हम क्या करेंगे। पर अक्टूबर का जो हमारा होना है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, उसके पहले राउंड में खेलेंगे। एशिया में होने वाली जो सबसे लोएस्ट रैंक 22 टीमें हैं वो आपस में जो है एक मैच खेलेंगी होम एंड अवे, जिसमें से वो अगले राउंड में जा सकेंगी। पाकिस्तान भी उन 22 टीमों में शामिल है। अब मसला ये है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं है। हमें अब जुलाई में पता चलेगा हम किसके साथ खेल रहे हैं, जिसमें हमें एक आसान टीम भी, बनिस्बत आसान टीम भी नेपाल जैसी मिल सकती है, या अगर किस्मत साथ ना दिया तो हमें कुवैत जैसी टीम भी टक्कर सकती है। तो अगर कोई जैसी टीम टक्कर की तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर थोड़ी मुनासिब टीम जैसे नेपाल है या जिस तरह पिछली दफा कंबोडिया मिली थी, तो फिर पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस होगा कि ये रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के पास है ये आखिरकार चेंज हो जाए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर ये मेरा माइंड में आया है कि होम एंड अवे की आपने बात की। सो पाकिस्तान का जो होम मैच होगा वो पाकिस्तान के अंदर होगा या कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे होगा? क्योंकि हमारे पास इस वक्त मेरे ख्याल से इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। ज़रूर हैं क्लब्स, काफ़ी अच्छे भी हैं प्राइवेट, बट मुझे इस पर इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दें कि हमारे होम मैचेस किधर होंगे। पाकिस्तान में ऐसा है कि जब फुटबॉल मैचेस हुए भी हैं तो पहले होते रहे, ये सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से नहीं हुए। आखिरी दफा पाकिस्तान ने जो होम मैच खेला तो 2015 में था। उसके बाद से ये पॉलिटिकल इशू चलता हुआ आ रहा है। 2015 में हमने फरवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था और वो मैच लाहौर में पंजाब स्टेडियम में हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान अमूमन अपने इंटरनेशनल मैचेस खेलता है। लेकिन लाहौर लाहौर में पंजाब स्टेडियम के अलावा पाकिस्तान की कौमी टीम जो है अमूमन इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में भी खेलती है। तो एक बेसिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मौजूद है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही गुजारे लायक है। पर पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच होस्ट जरूर कर सकता है। और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान अक्टूबर में खेलेगा तो मैच होम पे ही होगा, क्योंकि अब उम्मीद ये है कि फुटबॉल अगर मुकम्मल तरीके से रिस्टोर हो चुका है तो होम मैच भी हमारा यहाँ पे ही होगा। और उसके बाद पाकिस्तान को अच्छा मौका मिलेगा तकरीबन 8 साल बाद एक होम मैच खेलने का। आई एम श्योर शायकीन को भी मजा आएगा। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच शाहरुख फॉर ज्वाइनिंग। एंड जितने भी सुनने वाले हैं, ये इनका भी एक आजकल यूट्यूब पे फुटबॉल सीरीज चल रही है, फुटबॉलिस्तान। सो वो भी आप लोग देखें। इनके काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट डिफरेंट एपिसोड्स में आ रहे हैं। सो कीप वॉचिंग हिज यूट्यूब शो एज वेल। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड आई होप आपको आज का शो देखकर कुछ सीखने को भी मिला होगा, एंड पाकिस्तान फुटबॉल टीम की प्रिपरेशन के बारे में भी पता चला होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की ये फुटबॉल टीम नए रिकॉर्ड्स बनाएगी, और जो पाकिस्तान में पैशन है फुटबॉल का उसमें मजीद इजाफा करेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।